नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास उपाध्याय और देसी दबंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में वागड़ के जाने मानी शख्सियत, कवि, एंकर और अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति करने वाले जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विक्रांत जी चौबीसा हमारे साथ मौजूद है। और विक्रांत जी चौबीसा का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, और साथ ही धन्यवाद यूट्यूब चैनल के जो देसी दबंग यूट्यूब चैनल है उन सभी के दर्शकों का। आपने आज मुझे बुलाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला जो हमारा जो सवाल है वो ये है कि आप साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुके हैं और पूरे वागड़ प्रदेश में आपका बहुत बेहतरीन नाम है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपका सफ़र है, ये शुरुआती सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, जरा आप थोड़ा बताइए। वैसे तो बचपन से मुझे कविताओं का, साहित्य का मुझे शौक़ है और क्लास 3rd के अंदर पहली कविता मैंने याद कर ली थी, ये मुझे अच्छे से पता है। और इसके बाद धीरे धीरे सन 2012 की बात करें, सन 2012 में पहली बार मैं मंचों पर आया, कवि सम्मेलनों के मंचों पर आया। कविताएं लिखना, स्टेज परफॉर्म करना और लोगों को हंसाना, ये मेरे शुरू से हॉबी रही है, मुझे मेरा शौक भी रहा है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कविता लिखना। जब भी फ्री होता हूँ, अकेला होता हूँ तो कविताएं लिखता हूँ और बस इस तरह सफ़र चल रहा है। अनवरत लगभग मुझे अभी 10 साल लगभग हो गए कवि सम्मेलनों के मंचों पर और कविता लिखते हुए। आपकी जो पहली कविता थी वो उसका शीर्षक क्या था, अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। पहली कविता जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सन 2000, प्रोफेशनल बात करें हम तो 2007 के अंदर पहली कविता मेरी लॉन्च हुई थी और आई थिंक बादल नाम था उस कविता का। चल रही है वो कविता आजकल, मैं कभी कभी बहुत कम बात करता हूँ उस कविता पर, लेकिन बहुत अच्छी लगती है मुझे वो कविता। ये मेरी पहली कविता थी जो प्रोफेशनल रूप से देखा जाए तो 2007 के अंदर आई थी। इससे पहले छोटी छोटी शायरियाँ, छोटे छोटे मुक्तक मैंने लिखे थे जो अपने लिए लिखे थे, लेकिन जब मैंने लोगों पे, मंचों पे शुरू किया, लोगों के लिए वो लिखना शुरू किया तो 2007-8 के आसपास मेरी पहली कविता आई थी और मंचों पे मैंने उसको 2012 में गाया था। कि आप इतिहास के बारे में भी काफ़ी रुचि रखते हैं, तो इतिहास में आपकी रुचि कैसे बढ़ी और थोड़ा उसके बारे में भी आप बता दें। अब इतिहास विषय के बारे में आपने हमसे पूछा है। इतिहास विषय मेरा शुरू से ही पसंदीदा विषय रहा है। लिटरेचर और इतिहास, साहित्य और इतिहास मेरे पसंदीदा विषय रहे हैं, शुरू से रहे हैं। और जब मैंने चाणक्य को पढ़ा, चंद्रगुप्त को पढ़ा, गुप्त साम्राज्य पढ़ा, मौर्य साम्राज्य पढ़ा, इसके बाद जो पूरा राजपूत काल पढ़ा, उससे पहले का भी पूरा मैंने पढ़ा और डिस्कवरी इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इतिहास के बारे में पढ़ना, इतिहास के बारे में जानना। हर बार कुछ ना कुछ इतिहास के बारे में नया नया जानना की कोशिश करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ नई जानकारी इतिहास के बारे में मिलती रहे। ये शौक़ अच्छा है, चाहे वो साहित्य का हो, इतिहास का हो। और आप विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं और समाज के और बहुत सारे इन कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय भूमिका रहती है और बहुत सारे विभिन्न पदों पर भी आप अभी फ़िलहाल काम सेवाएं दे रहे हैं। तो आपको ये जो सामाजिक जीवन के अंदर सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा आपको किन से मिली? सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बात करें तो पहले तो मैं मंचों पे था, एज ए एंकर मैं आया मंचों पर, फिर कवि सम्मेलन पे गया। फिर धीरे धीरे जब जीवन के पड़ाव शुरू हुए, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, इसके बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि चाहे जीवन का कैसा भी पहलू हो, लेकिन अगर आपने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, जीवन में अगर आपने दूसरों के लिए कुछ भी नहीं किया, अगर आपने उनकी सेवा नहीं की, आपने उनकी मदद नहीं की, तो ये जीवन ही व्यर्थ है। इसी प्रेरणा से मैं सामाजिक कार्यकर्ता, आप मुझे कह सकते हैं, वैसे हूँ तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि समाज के बारे में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जहाँ पे जिस तरह से हो सके मैं मदद करता रहता हूँ और मेरे पूरी टीम भी, मैं कोशिश करता हूँ कि वो पूरी टीम मदद कर सके और चलता रहता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 पद हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद युवा जिला अध्यक्ष डूंगरपुर और साथ ही साथ सांस्कृतिक मंत्री चौबीसा समाज डूंगरपुर। ये 2 पद फिलहाल मेरे पास हैं। इसके अलावा जो भी काम, जैसे कोरोना काल में हमने बहुत अच्छा काम किया, कोशिश ये की कि मैं कोशिश कर सकूं कि लोगों की अधिक से अधिक मदद कर सकूं और चलता रहता ये काम है। भगवान ने नेमत दी है तो हम अपने नाम का, अपने काम का कोशिश करते हैं कि लोगों को मदद कर सकें। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, हमारी शुभकामनाएं है कि आप इसी प्रकार कार्य करते रहिए, आगे बढ़ रहा है। और इसी कार्यक्रम के इसी दौरान मैं आपसे एक प्रश्न और भी पूछना चाहता हूं कि आपने रक्तदान भी बहुत बार दिया है और रक्तदान देने के बाद आप कैसा फील करते हैं और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रक्तदान के क्या क्या फ़ायदे हैं? अब तक मैं लगभग 10 बार रक्तदान कर चुका हूँ और करना चाहिए। अगर किसी की जान बचती है आपके छोटे से योगदान से तो ज़रूर देना चाहिए। मैं सबसे अपील करूँगा कि अगर आप रक्तदान की मुहिम में जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। सब के सब अपने जीवन में जितनी बार हो सके उतनी बार रक्तदान करने की कोशिश की, जिससे कि किसी न किसी की जीवन ज़रूर बचेगा। ये मुहिम
बढ़ती रहनी चाहिए। आप सब जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आप इस प्रकार की सकारात्मक सोच को रखते हैं और समाज में एक नया नवाचार अपनाना चाहते हैं। और एक प्रश्न ये था आपसे कि इस इंटरव्यू को आपके बहुत सारे स्टूडेंट भी देखेंगे और आप एक शिक्षक होने के नाते आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षक के रूप में देखो, शिक्षा आप सब जानते हैं, मेरे को पढ़ाने का बहुत अच्छा भी लगता है, मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। और मैं जितना सीख पाया हूँ अब तक इस शिक्षा जगत में जुड़ने के बाद, कि जीवन में जिस पड़ाव में, जिस मुकाम पे, जिस स्थिति में आपको कहीं से कुछ भी सीखने मिल रहा हो तो सीख ज़रूर लेना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जहाँ तक हो सके, जितना हो सके सीखते रहिए। हर बार मैं आपके साथ बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और शिक्षा जगत जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे मिलने वाले हैं, उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप एक इस प्रकार की उम्मीद अपने विद्यार्थियों से रखते हैं कि वो भी समाज में और देश का नाम रोशन करें। और वागड़ की धरती जो त्याग, बलिदान, समर्पण के लिए प्रसिद्ध है, और वागड़ की धरती से बहुत सारे ऐसे शूरवीर निकले हैं जिन्होंने चाहे धर्म का क्षेत्र हो, राष्ट्र का क्षेत्र हो, और बहुत सारे क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है। और हम भी यह चाहते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप बहुत इस डूंगरपुर का, इस वागड़ का नाम रोशन करें भविष्य में। और आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जो एक समाज और एक आने वाले राष्ट्र के लिए आदर्श स्थापित हो? आपके भविष्य को लेकर आपकी क्या रणनीति है? मेरे भविष्य के बारे में तो ऊपर वाले जानता है क्या होगा। हम और मैं स्पेशली ये कोशिश करूँगा कि जितना हो सके अच्छे से अच्छा काम समाज के लिए कर सकूँ। और चाहे वो मेरा कोई भी फील्ड हो, कविताओं का फील्ड हो, एंकरिंग का फील्ड हो, शिक्षा जगत का फील्ड हो, ऐसे शिक्षक के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अधिक से अधिक मैं लोगों की सेवा कर सकूं, लोगों की मदद कर सकूं और अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकूं। यही मैं कोशिश करता रहूँगा अपनी उम्र में। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। बहुत बेहतरीन आपके नेक विचार हैं। अंतिम इस कड़ी के अंदर ये है कि आपके अंदर ये जो सकारात्मक अभिप्रेरणा है, आप अपना आदर्श किसे मानते हैं और आपको ये सारे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, वो भी ज़रा बताएंगे तो बहुत उचित रहेगा। आदर्श तो मैंने जितना पढ़ा है लोगों से और जितना सुना है, हर एक लाइन के लिए अलग अलग आदर्श माने हैं मैंने। वैसे तो चाणक्य मेरे आदर्श रहे हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास मेरा आदर्श रहे, मेरे फादर मेरे आदर्श रहे हैं। तो बस यही है, और तो क्या कह सकते हैं। बस जितना जिनसे जो छोटा बच्चे भी अपना आदर्श हो सकता है, जिससे जो सीखने मिलता है मैं सीख लेता हूँ, उनको अपना आदर्श मान लेता हूँ। बहुत उम्दा विचार हैं आपके, और बहुत बहुत हमारी शुभकामना है कि आप इसी प्रकार उन्नति करते रहें और अपने परिवार का साहित्य के क्षेत्र में और इतिहास के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। और आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला इस देसी दबंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि वह भी अपने समाज में, अपने राष्ट्र के लिए जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। विक्रांत जी, एक सवाल और भी था, मेरे मन में भी था और दर्शकों के मन में भी था कि विक्रांत चौबीसा जो डूंगरपुर और वागड़ पूरे प्रदेश का जाना माना नाम है, कविताओं के क्षेत्रों में तो काफ़ी प्रसिद्ध नाम है ही, लेकिन एंकरिंग की दुनिया में भी बहुत प्रसिद्ध नाम है। तो आपने काफ़ी शो किए हैं, तो मेरा प्रश्न ये था कि आपने अभी तक कितने शो इस एंकरिंग के फील्ड में कर चुके हो आप? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि लगभग 2011-12 से मैं एंकरिंग कर रहा हूँ और 2022 हो गया है। लगभग 10 साल हो गए मुझे एंकरिंग करते। कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अराउंड 2000, लगभग 2000 के आसपास मैं शो कर चुका हूँ, सब मिला के, छोटे बड़े सारे मिला के। एक टाइम तो ऐसा था कि महीने के अंदर 28 दिन मेरे बुक थे और एक एक दिन में 3-3 शो भी थे। एक समय ऐसा भी आया था, अभी चल रहा है आप सबकी कृपा से। तो लगभग 2000 के आसपास मैं भी शो कर चुका हूँ, सब मिला के। इसी प्रकार आप आगे भी शो करते रहिए। एक थोड़ी जिज्ञासा थी मन में कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मंच पर जाते हैं थोड़ी उनको घबराहट फील हो जाती है, क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ मंच पर? वैसे बचपन से ही मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, प्रार्थना स्थलों पे शुरू से ही मंचों पे जाता रहा हूँ, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से जाता रहा हूँ, इसलिए इतनी घबराहट तो मुझे कभी हुई नहीं। लेकिन हाँ, जब ज़्यादा ऑडियंस थी, एक बार बहुत ज़्यादा ऑडियंस थी और जब मैं स्टेज पर था, परफॉर्म कर रहा था, उस वक्त थोड़ा मन में ज़रूर हुआ था कि इतने सारे लोग हैं, क्या होगा, कि मेरा शो कैसा जाएगा, सक्सेस होगा ही नहीं होगा। थोड़ा बहुत डर मुझे था, लेकिन फिर भी भगवान की दया थी और आप सबका आशीर्वाद था, तो कार्यक्रम सफल हो गया। और बस इसके अलावा मुझे कभी इतना सारा ज़्यादा फियर हुआ नहीं, क्योंकि शुरू से ये काम मुझे शौक है, शुरू से ये काम मैं करता हुआ आया हूँ। हाँ, लेकिन जो नए हैं, जो स्टेज पे जा रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास आपकी प्रिपरेशन है, आप बिना किसी डर के हिचक से सीधे मंच पर आएँ, सीधे स्टेज पर आएँ और कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी परफॉर्मेंस दें। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि डर के आगे जीत है, हारा वही जो लड़ा नहीं।
बहुत बेहतरीन विचार हैं आपके। थोड़ा सा मैं विषय से हटकर आपसे बात करना चाहूँगा कि राजनीति को लेकर आपकी क्या सोच है? जो वर्तमान की हमारे वागड़ प्रदेश की राजनीति चल रही है, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? वो भी अगर आप साझा करें तो अच्छा रहेगा। राजनीति, मेरे हिसाब से तो राजनीति में बात करने से राजनीति रही नहीं है। राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। जितने भी राजनीति के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूं, उनसे अपील करूं कि राजनीति का जो स्तर है, जो एक अच्छी राजनीति जिसे कह सकते हैं हम, कि अगर दो राजनेता अलग अलग विचारधारा के और साथ पे एक टेबल पे बैठ के खाना खा सकें, आपस में शत्रुता भूलकर, ऐसी राजनीति, स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए और देश की उन्नति के लिए राजनीति होनी चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। ये मैं राजनीति के बारे में कहना चाहूँगा। बहुत अच्छे विचार हैं आपके राजनीति के बारे में। अगर कुल मिलाकर कहें तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और जो साहित्य में आपकी काफ़ी रुचि है, तो आपका कोई पसंदीदा लेखक होगा, राइटर होगा, जिनसे आप काफ़ी प्रेरणा प्राप्त करते होंगे, तो उनके बारे में भी आप बताइए। साहित्य के मामले में कहें, मेरा पसंदीदा राइटर या मेरे पसंदीदा जो लेखक हैं, शुरू से ही, स्टार्ट से ही जो रहे हैं, वो मुंशी प्रेमचंद रहे हैं। इन्हें बहुत पढ़ा है मैंने और पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ता हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ता हूँ, विलियम शेक्सपियर पढ़ता हूँ। इनके जितना हो सके कोशिश करता हूँ कि इनको पढ़ सकूँ, क्योंकि मेरे सब पसंदीदा हैं सारे। विशेष रूप से मुंशी प्रेमचंद की लगभग 22 कहानियाँ मुझे मुद्दवानी याद हैं और बस कारवां चल रहा है। मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य का एक ऐसा हस्ताक्षर है जो शायद सदियों सदियों तक चिरस्थायी है। उनकी कहानियाँ बचपन में हमने भी काफ़ी पढ़ी हैं, हम भी काफ़ी प्रेरणा लेते थे उनसे। और ज़रा आपकी हॉबी के बारे में बताइए कि आप इसके अलावा भी आप क्या क्या करना पसंद करते हैं और क्या क्या करते हैं? हॉबी तो वैसे मेरी दोस्तों के साथ में घूमना, कविताएं लिखना, स्टेज परफॉर्म करना, ये मेरी स्पेशल, जो मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी हॉबी है। इसके अलावा खेल मुझे पसंद है और बस यही विशेष रूप से मेरी हॉबी है ये सारी। चलो, बहुत अच्छे हैं। थोड़ा धर्म के बारे में भी आपसे चर्चा हम करेंगे, अवश्य करेंगे, कि आप भी वैदिक परंपरा के ब्राह्मण हैं और वैदिक साहित्य को आप जीते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। तो धर्म के बारे में आपकी क्या विवेचना है, क्या व्याख्या है? धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, आजकल अगर धर्म के बारे में कोई बात करता है तो वो बात सीधे सीधे विरोधाभास में चली जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया के सारे धर्म केवल एक ही बात सिखाते हैं और वो है दूसरों की मदद करना, इंसानियत को आगे लाना। सारे धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, कोई भी धर्म हो, अगर वो सारे धर्म जो है वो एक ही बात सिखाते हैं, वो ये सिखाते हैं कि आप जो भी आपसे लग रहा है कि आपसे कमज़ोर है, आप उसकी मदद करें किसी न किसी रूप में। यही मेरा धर्म के प्रति मानना है। बहुत अच्छे विचार हैं और आपके जैसे विचार सभी लोग अपनाएं तो शायद ये जो बैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो सारे हैं, ये सब कुछ दुख दर्द हट जाएंगे और मनुष्य मानवता को धर्म मान लेगा तो भारत फिर विश्वगुरु बन जाएगा। अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए ऐसा कोई पैलेस होगा जो आप बहुत पसंदीदा होगा, आप जहाँ पर जाना अक्सर लाइक करते होंगे उस स्थान जहाँ हम बैठे हुए हैं, प्राकृतिक चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। फॉरेस्ट एरिया, जंगल एरिया, है ना, जहाँ पे बहुत अच्छे पेड़ पौधे हों। आज हमने ये प्लेस लिया, बहुत अच्छा प्लेस है, नाइस प्लेस। तो विशेष रूप से मुझे जो प्राकृतिक प्लेसेस होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे, आकर्षित भी करते हैं और अच्छे भी लगते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होते हैं वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे हिस्टोरिकल पैलेस में जैसे मैं आपसे कोई नाम पूछूं तो आप क्या बताना पसंद करेंगे? वैसे तो जो किले होते हैं, पुराने जो ओल्ड पैलेसेस हैं, जैसे डूंगरपुर का जूना महल है ना, मेहरानगढ़ है, तो ये जो किले हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट एरिया जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा रैपिड राउंड रहा है। एक प्रश्न था मेरे दिमाग में जो शायद लगभग सब जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आपका पर्सनल व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। हम चाहेंगे आप यस और नो में केवल जवाब दीजिएगा। क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ है क्या? बड़ा पेचीदा सवाल सर आपने किया है, कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम लाइव हैं, लेकिन फिर भी मैं शायर हूँ और कवि हूँ, झूठ बोल सकता नहीं, ब्राह्मण भी हूँ। और ये कह सकता हूँ कि अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी अच्छा शायर मानते हैं तो बिना प्यार के शायरी करना इतना आसान नहीं है। तो यस, बिल्कुल मुझे प्यार हुआ है। बिल्कुल यही है कि दिल टूटने के बाद ही आह निकलती है और दिल टूटने के बाद ही कविताएं, शायरियाँ और गज़लें लिखी जाती हैं। बहुत उम्दा है। और इंटरव्यू के अंतिम चरण में हम अवश्य हमारे दर्शक भी सुनना पसंद करेंगे और हम भी सुनना पसंद करेंगे कि आपकी कोई गज़ल या कोई कविता अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे बहुत सारी कविताएं, लेकिन आजकल जो कविता जो मेरे मुंह पे है, जो मुझे याद है, जो मैं आजकल गुनगुना रहा हूँ, कविता की आपने मुझसे मांग की है और कविताएं मुझे बहुत सारी याद भी हैं, लेकिन जो आजकल मेरे मुंह पे मुझे याद है, जो आजकल मैं गुनगुना रहा हूँ, मेरी कविता है कि
मेरे बारे में जो उसके दिल में जज्बात है, वो कहना चाहती है पर सोचती है कि वो तो समंदर है, कि वो तो समंदर है, मैं उसकी कश्ती हूँ या नहीं। मेरे बारे में जो उसके दिल में जज्बात है, वो कहना चाहती है पर सोचती है वो तो समंदर है, मैं उसकी कश्ती हूँ या नहीं। तपती गर्मियों में, फैलती गर्मियों में तपती धूप के बाद, फैलती गर्मियों में तपती धूप के बाद पड़ने वाली पहली बारिश, और उस बारिश में सौंधी खुशबू देती, मैं वो मिट्टी हूँ या नहीं। मैं वो मिट्टी हूँ या नहीं। इन सब के बारे में वो खुद से बातें करती है फिर सो जाती है। इन सब के बारे में वो खुद से बातें करती है फिर सो जाती है। जैसे एक सोनी चिड़िया शाम ढलने पर कहीं खो जाती है, जैसे एक सोनी चिड़िया शाम ढलने पर कहीं खो जाती है। अब मैं उसका एहसान मानूं या प्यार करूं उससे, अब मैं उसका एहसान मानूं या प्यार करूं उससे, मुझे कुछ पता नहीं, बस इतना कहता हूं, वो मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है, वो मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद। विक्रांत जी चौबीसा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हम आपको आभार व्यक्त करते हैं कि आपने देसी दबंग इस यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद।